मित्रों, आज के वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। और आज हम पुनः समुद्र विज्ञान से संबंधित जो पीछे पढ़े हैं उसी के नेक्स्ट क्रम में हम आज ऊष्मा के स्थानांतरण, आपतन कोण तथा समुद्री प्रभाव के बारे में जानेंगे। तो आज इस वीडियो के बेहतरीन सेशन में आइए हम समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां। ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां तो जैसा कि हम लोग जानते हैं ये साइंस का पोर्शन है, लेकिन इसके आधार पे इसका हमने पिछले वीडियो में बताया भी था कि ज्योग्राफी भी एक तरह से साइंस ही है। तो साइंस की कुछ चीज़ें जो है ज्योग्राफी में यूज होती हैं। तो इस प्रकार हम देख कर सकते हैं कि इसमें जो ऊष्मा के स्थानांतरण की विधियां में हम जानते हैं, साइंस में पढ़ भी चुके हैं बेसिक तौर पे। इसके 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है चालन। ऊष्मा का स्थानांतरण चालन से होता है, चालन विधि द्वारा होता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे अधिक ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण चालन विधि से होता है। देखिए, जब कोई वस्तु है और उसे हम गर्म करते हैं, जब हीट करते हैं, तो जो इस अणु होते हैं इनमें कंपन होने लगता है और ये गति करने लगते हैं। और जैसे ये गति करते हैं तो ये आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो हमने देखा होगा कि यदि छड़ को गर्म करते हैं तो उसका दूसरा सिरा भी क्या हो जाता है, ऑटोमेटिक गर्म हो जाता है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, चालन कहते हैं। अब चालन का हम ज्योग्राफी में देखेंगे यूज, तो वहां पे होता है कि जैसे गर्म जल है और गर्म जल के बाद इधर हमारा ये स्थल है, मतलब ये इसे हम कह सकते हैं कि सागरी भाग, और इधर क्या है, जली भाग, सॉरी स्थली भाग। तो जैसे ही ये गर्म जल स्थल से ये टच होता है, जैसे ये स्थल भाग से टच होता है तो इसमें ऊष्मा का प्रवाह किससे होता है, चालन द्वारा होता है। ठीक है, पहली बार इसमें ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है तो किस विधि से होता है, चालन से होता है। उसी तरह दूसरे पॉइंट में हम देखेंगे संवहन। इस विधि के माध्यम से, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि द्रव और गैसीय माध्यम में, द्रव या गैसीय माध्यम में ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन विधि से होता है। संवहन विधि से होता है। द्रव और गैस में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, संवहन विधि से होता है। ठीक, उसके बाद से हम जैसे कि इसमें अणु क्या करते हैं, अणु स्थानांतरित हो जाते हैं। जैसे हम मान लीजिए कोई पात्र है और इसमें हम इसे हीट करते हैं और इसमें जल भरा हुआ है। तो जल भरा हुआ है तो जैसे जैसे हम गर्म करेंगे तो जैसे जैसे
ये पहले किनारे का गर्म हो जा और अणु स्थानांतरित होने लगते हैं और ऊपर की तरफ क्या करते हैं, स्थानांतरित होकर गति करते हैं, ठीक ना, यानी स्थानांतरित हो जाते हैं। तो अणुओं का स्थानांतरण होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं, अणुओं का स्थानांतरण होता है संवहन विधि में। उस अणुओं का स्थानांतरण होता है और जिसके माध्यम से क्या होता है, वाष्पीकरण संभव होता है। उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ चालन के बारे में, वितरण के बारे में। तो वितरण के बारे में हम लोग जानते हैं कि सूर्य की जो किरण प्राप्त होती है वो विकिरण के माध्यम से ही प्राप्त होती है। किसके माध्यम से प्राप्त होती है, तो विकिरण के माध्यम से ही प्राप्त होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण किस विधि से होता है, तो ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि से होता है। देखिए, जैसे हम यदि सूर्य है और सूर्य से ये जो धरातल पर जो सौर किरण प्राप्त होती है, ये किस रूप में आती है, तो विकिरण, ये विकिरण के माध्यम से ही प्राप्त होती है। और उसके बाद से हम बात करेंगे यहाँ पे कि जैसे कोई व्यक्ति है और यहाँ पे और ये अलाव जल रहा है, ठीक। तो अलाव से जो ताप मिलता है, ये ताप हमें विकिरण के माध्यम से ही प्राप्त होता है। किसके माध्यम से, विकिरण के माध्यम से। उसके बाद से हमने देखा कि निर्वात में ऊष्मा का स्थानांतरण विकिरण विधि से होता है। विकिरण विधि के माध्यम से ही हम सूर्य से किरण प्राप्त करते हैं। और उसके बाद से ताप जो होता है, ताप से जो यदि अलाव जलता है, जो बैठे रहते हैं पास में, जो किरण आती है वो किस माध्यम से आती है, विकिरण के माध्यम से ही प्राप्त होती है, ठीक। अब जैसे हम नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पे एक चीज और आता है, अभिवहन। अभिवहन के बारे में कह सकते हैं कि जब संवहनी की प्रक्रिया क्षैतिज दिशा में होने लगती है, उसे अभिवहन कहते हैं। यानी सीधा सीधा बात यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि अभिवहन का मतलब होता है वायु का क्षैतिज प्रवाह। वायु का क्षैतिज प्रवाह की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अभिवहन कहते हैं। वायु की क्षैतिज प्रवाह को हम क्या बोलते हैं, अभिवहन कहते हैं, ठीक। अब देखिए जैसे हम क्या होता है, ये स्थलीय समीर है, सॉरी, ये सागरी भाग है और ये क्या है, स्थलीय भाग।
ये जल है और ये स्थल है। जब वायु जो है, जब गर्म वायु का प्रवाह क्षैतिज दिशा में होने लगता है तो इस घटना को या इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? अभिवहन कहते हैं। अभिवहन का मतलब होता है कि वायु का क्षैतिज प्रवाह, वायु का क्षैतिज प्रवाह यानी जब सागर की तरफ से स्थल की ओर हवा चलती है या स्थल से सागर की ओर चले और ये क्षैतिज दिशा में चले, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? अभिवहन कहते हैं। ठीक, तो हमने देख लिया चालन, संवहन, विकिरण और अभिवहन। इसके बाद से हम बात करेंगे नेक्स्ट चीज पे, आपतन कोण पे। तो आपतन कोण क्या होता है? आपतन का कोण देखिए, आपतन का कोण का परिभाषा हम कह सकते हैं कि सौर किरण और पृथ्वी के सतह के मध्य बनने वाले कोण को हम क्या बोलते हैं? आपतन का कोण कहते हैं। यानी पृथ्वी के सौर किरण व पृथ्वी के मध्य बनने वाले सौर किरण बनने वाले कोण को पृथ्वी के सतह के मध्य, पृथ्वी के, यहाँ हम लिख सकते हैं पृथ्वी के सतह के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पे कि सौर किरण और पृथ्वी के सतह के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। जैसा कि हम यहाँ समझ लेंगे कि ये पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये हमारा विषुवत रेखा है 0 डिग्री। ये सूर्य से जब प्रकाश की किरण सीधे विषुवत रेखा पर पड़ती है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाती है। कितना? 90 डिग्री का। उसके बाद से हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ 10 डिग्री, अक्षांश 30 डिग्री, 45, 60 और 90। लेकिन जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर पहुंचते हैं तो इस आपतन कोण के मान में कमी आती है। इस आपतन कोण के मान में कमी आती है। तो देखिए यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि सूर्य से आने वाली किरणें जो है विषुवत रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक ना? इससे एक बात स्पष्ट होती है कि आपतन कोण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, अक्षांशीय स्थिति। यानी कह सकते हैं कि आपतन का कोण अक्षांशीय स्थिति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात जैसे जैसे हम निम्न अक्षांश से निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर पहुंचने पर उच्च अक्षांश की ओर जाने पर आपतन कोण के मान में क्या होता है? कमी होता है। आपतन कोण के मान में कमी आती है। ठीक, ये कमी का सिंबल है, कमी आती है। ठीक, जैसे जैसे देख रहे हैं कि यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं कुछ और बन रहा है, यहाँ पे कुछ और बन रहा है। ठीक, इससे एक बात स्पष्ट आती है। देखिए परिभाषा हम जान गए कि सौर किरण और पृथ्वी के सतह के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण कहते हैं। और उसके बाद से जब सूर्य की किरण विषुवत रेखा पर पड़ती है
एकदम लंबवत पड़ती है, यानी 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन जैसे निम्न अक्षांश से हम ऊपर की ओर जाते हैं तो ये क्या होता है, जो आपतन कोण का मान घटता जाता है, ठीक ना। तो इस यहाँ पे इसीलिए एक चीज से स्पष्ट हो गई कि अक्षांशीय स्थिति क्या होता है, आपतन कोण के विरुद्ध समानुपाती होता है। दूसरी चीज, एक चीज और स्पष्ट हो जा रहा है यहाँ से, उसको भी हम देख लेंगे। दूसरा चीज यहाँ से यह स्पष्ट हो रहा है कि आपतन कोण प्रोपोर्शनल टू प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा वो प्रोपोर्शनल टू तापमान यानी T। देखिए यहाँ से स्पष्ट ये चीज हो रहा है कि ये जो सूर्य की किरण है विषुवत रेखा पर पड़ती है लंबवत, तो यहाँ पे तापमान ज्यादा होता है, ठीक ना। यहाँ पे तापमान ज्यादा पाया जाता है, यानी आपतन कोण और विषुवत रेखा पर पड़ता है तो यहाँ पे सौर ऊर्जा की प्राप्ति ज्यादा होती है, सौर ऊर्जा की मात्रा ज्यादा प्राप्त होती है, प्राप्ति सौर ऊर्जा की प्राप्ति ज्यादा होती है और यहाँ तापमान ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम निम्न 0 डिग्री से ऊपर बढ़ते हैं 90 डिग्री की तरफ, तो तापमान में भी कमी आती है और ऊर्जा जो सौर ऊर्जा की मात्रा जो प्राप्त होती है उसमें भी कमी आती है। तो हम ये कह सकते हैं कि आपतन कोण के मान में कमी होने की वजह से प्राप्त सौर ऊर्जा की मात्रा में भी कमी होती है और उसके तापमान में भी कमी होती है। इतनी बात हम देख लिए। अब इसके बाद से इसमें आपतन कोण पे आधारित हम उस साइक्लिक चक्र को पढ़ेंगे, जैसे जिसमें ऋतुवार परिवर्तन होता है उसको भी देख लेंगे यहीं पे। जैसे एक चीज हम समझे यहाँ पे कि आपतन का कोण के द्वारा अक्षांशीय स्थिति में ही परिवर्तन नहीं होता है, बल्कि किसमें होता है, अक्षांशीय स्थिति के बाद ये ऋतुवार परिवर्तन भी होता है। किसमें परिवर्तन होता है, ऋतुओं में भी परिवर्तन होता रहता है, ऋतुवार परिवर्तन होता है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे हम बात करें, इसे हम स्थानिक परिवर्तन भी कहते हैं, अक्षांशीय परिवर्तन को हम स्थानिक परिवर्तन कह सकते हैं। अब यहाँ पे स्थानिक परिवर्तन की बात करेंगे तो इसके द्वारा जैसे जैसे स्थान हम बदलेंगे, निम्न अक्षांश से उच्च अक्षांश की ओर जाएंगे, स्थान का परिवर्तन हो जाए, तो हम जानते हैं कि स्थानिक विविधता भी पाई जाएगी। क्या क्या पाई जाएगी, स्थानिक विविधता भी पाई जाएगी। और ऋतुवार परिवर्तन में हम देखें, जैसे ऋतुवार जो होता है, ऋतु जैसे कभी ठंडी का मौसम, कभी गर्मी का मौसम, कभी सर्दी का मौसम, यानी ये समय के अनुसार बदलता रहता है। तो इसे हम कह सकते हैं कि सामयिक परिवर्तन या कालिक परिवर्तन। सामयिक परिवर्तन या हम दूसरा कह सकते हैं कालिक परिवर्तन। और इसके द्वारा जो परिवर्तन होता है उसको हम कालिक विविधता बोलते हैं, कालिक विविधता, ठीक ना। तो समय के अनुसार परिवर्तन होता है। तो आपतन कोण के द्वारा अक्षांशीय स्थिति के साथ साथ ऋतुवार परिवर्तन हो जाता है, जो सामयिक होता है, ये स्थानिक होता है। और इसमें स्थानिक विविधता देखने को मिलती है, इसमें कालिक विविधता देखने को मिलती है। इसके बाद से हम देखेंगे कि जो ऋतुवार परिवर्तन होता है तो इसमें क्या कंडीशन और प्राप्त होती है। देखिए सूर्य देखिए ये हमारी पृथ्वी है और ये भी हमारी पृथ्वी है और ये भी सिंबल है पृथ्वी का, सॉरी
और ये भी सिंबल है पृथ्वी का। अब देखिए ये एक कर्क रेखा है, ये 0 डिग्री भूमध्य और इसके बाद से ये मकर है। यहाँ पे हम बात करेंगे कर्क 0 डिग्री भूमध्य, मकर रेखा 0 डिग्री और कर्क रेखा। यहाँ पे ये विषुव, ये 0 डिग्री है, यहाँ पे भी ये 0 डिग्री है। देखिए ये शिशिर विषुव है, शिशिर और ये बसंत विषुव है। देखिए यहाँ पे हम जब सूर्य की किरण सीधा मकर रेखा पे पड़ती है। देखिए हम दो चीज जानते हैं, दो चीज ये कि पृथ्वी जो घूर्णन करती है अपने अक्ष पे 24 घंटे में एक चक्कर पूरा कर लेती है, जिसके द्वारा दिन और रात संभव होते हैं। दूसरी बात, पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करती है, सूर्य के चारों तरफ राउंड करती है, तो 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। उसके बाद से तो हम ये जान रहे हैं कि इसके घूमने की दिशा क्या होती है, पश्चिम से अपूर्व होती है, यानी ये मूव किधर करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है। ठीक है ना, इधर वेस्ट से ईस्ट की तरफ मूव करती है पृथ्वी हमारी। देखिए जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है तो उस समय कंडीशन होता है कि सूर्य किसमें होता है, सूर्य उस समय दक्षिणी गोलार्ध में होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। ठीक, सूर्य की किरणें मकर रेखा को, तो उस समय क्या होगा कि उत्तरी गोलार्ध में कंडीशन क्या होगी कि सबसे बड़ी रात होगी, और वो सबसे बड़ी रात कब होती है, 22 दिसंबर को होती है। किस दिसंबर को, 22 दिसंबर को। और इधर का मौसम क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध का शीत ऋतु, और मकर इधर दक्षिणी गोलार्ध में क्या रहेगा, ग्रीष्म ऋतु का समय रहेगा। ऋतु को हम आयनात भी कहते हैं, और यहाँ पे हम देखिए ऋतु को आयनात भी बोलते हैं। देखिए ये यहाँ पे विषुवत रेखा पे, जब ये मकर रेखा पे जब सूर्य लंबवत होता है तो यहाँ दिन बड़ा होता है और रातें छोटी होती है। ठीक, ये सभी लोग जानते हैं। यही कंडीशन यहाँ भी होता है, जब सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, सॉरी कर्क रेखा पर, तो यहाँ भी दिन बड़ा होता है, और उस समय इधर ग्रीष्म ऋतु रहती है। इधर क्या रहती है, ग्रीष्म ऋतु, और इधर क्या रहती है, शीत ऋतु। इधर ग्रीष्म ऋतु और इधर शीत ऋतु। इधर क्या होता है, इधर 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर जो क्या होती है, सबसे बड़ी रात होती है। और उसके बाद से ये दिन जो होता है, यहाँ पे हम देखेंगे, ये जैसे 22 दिसंबर जो सबसे बड़ी रात होती है उत्तरी गोलार्ध में, और उसके बाद से मकर रेखा पर लंबवत होता है, उसके बाद से धीरे धीरे दिन बड़ा होने लगता है और रातें छोटी होने लगती है। और जैसे जैसे ये थोड़ा सा पृथ्वी अपने सूर्य के चारों तरफ परिक्रमण करते हुए आगे बढ़ती है, यहाँ आती है विषुवत रेखा के सामने, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो बसंत ऋतु आ जाती है। और बसंत ऋतु में हम ये जानते हैं कि 23 मार्च को दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दिन और रात, डे और नाइट बराबर होते हैं। फिर ऐसे ही ये सूर्य पृथ्वी मूव करते करते जैसे आती है कर्क रेखा पे, तो यहाँ मार्च होता है, मार्च के बाद जून आ जाता है। जून में यहाँ 21 जून को क्या होता है, दिन और रात, दिन बड़ा होता है और रात छोटी होती है। ठीक, वैसे फिर ये कंडीशन है। देखिए अब जैसे जैसे हम ये इधर से फिर जाएंगे हम,
तो अब ये जैसे पृथ्वी मूव करेगी और इसमें विषुवृत्ति जो शिशिर यानी ये जो सूर्य की किरण है ये 0 डिग्री पे लंबा होता है। यहाँ पे शरद ऋतु हो जाएगी, शरद का मौसम हो जाएगा और यहाँ जैसे जून के बाद सितंबर आ जाएगा। जून के बाद सितंबर यानी 23 सितंबर को क्या होता है, यहाँ पे दिन और रात बराबर होता है। दिन और रात कहाँ बराबर होता है? 23 सितंबर को। यानी दिन और रात किस कंडीशन बराबर? 21 मार्च को और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। और उसके बाद से उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को क्या होता है? सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे बड़ी रात देखा जाए जिस समय सूर्य मध्य रेखा पर लंबवत होता है उस दिन ये कहा जाता है कि क्या सबसे बड़ी रात क्या होती है? उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को। उसके बाद से रातें छोटी होती जाती हैं और दिन बड़ा होता चला जाता है। और यहाँ पे क्या होती है? सॉरी, हाँ, यहाँ ग्रीष्म ऋतु में यहाँ दिन बड़ा होता है। यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ दिन बड़ा होता है और यहाँ पे लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाइट बड़ी होगी और दिन छोटा हो जाएगा। और यहाँ पे उस कंडीशन में यहाँ पे क्या हो जाएगा कि हम नाइट छोटी होगी, दिन बड़ा हो रहा है ना, तो नाइट छोटी हो जा रही है। हाँ, यहाँ पे देख जैसे ये जो चक्र है इसी के आधार पे हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 माह ध्रुवों पर 6 माह का दिन और 6 माह का रात ये आपतन तोड़ के कंडीशन से ही क्लियर हो पाता है कि जैसे सूर्य होता है। अब जैसे हमने आपको बताया हूँ सूर्य की किरण क्या होती है। जैसे जैसे सूर्य की किरण होती है ये पृथ्वी के ऊपर ये लंबवत यहाँ विषुवत रेखा पे पड़ती है, यहाँ विषुवत रेखा पे ये लंबवत पड़ती है। और उसके बाद से जैसे जैसे ये ऊपर हम बढ़ते हैं ये तिरछा होते जाती है, यानी आपतन तोड़ का मान कम होता जाता है। तो यहाँ जहाँ पे कम होता जाता है यहाँ पे तापमान की प्राप्ति कम होती है, ऊर्जा की प्राप्ति कम होती है। लेकिन जब ये उत्तरी गोलार्ध में रहता है तो ये जैसे जैसे सूर्य के प्रकाश में उसका भाग आता है तो 6 महीने तक दिन पाया जाता है। जैसे जैसे कि वो ध्रुव दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है तो वहाँ पर धीरे धीरे रात पाई जाती है। यही कंडीशन यहाँ पे प्रोसेस हमेशा चलता रहता है जिसके द्वारा दिन रात और जो मौसम होता है उसका परिवर्तन संभव हो पाता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, उसके बाद से नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।